अंतिम 60 दिन की रणनीति क्या होनी चाहिए? पीएचडी को लेकर के नए रूल्स आए हैं। एक सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पीएचडी में एनरोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये इतना बड़ा नंबर है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, कोई टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी नहीं है। हेलो अंशिका मैम, हाय सर। कैसे मैम आप? मैं सर बढ़िया। मैम आजकल जो है आपको पता होगा कि एक न्यूज़ जो है आजकल बहुत पॉपुलर है, वो यूजीसी नेट को लेके कि जो है अगले हफ्ते में जो है फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होने वाली हाँ है। सर, ये तो अच्छी बात है वैसे। हाँ, तो चेयरपर्सन ने जो ट्वीट में अपने ऑफिशियल में कह ही दिया। हाँ। तो उसमें अक्सर जो बच्चा जो डाउट बने हुए हैं वो दो डाउट लेके बैठा हुआ है। तो जो है अंतिम 60 दिन की रणनीति क्या होनी चाहिए, और दूसरा बना हुआ है कि उसकी एज लिमिट क्या हो फॉर्म फिलिंग को लेके। तो एक बार ये मैं थोड़ा सा पॉइंट क्लियर कर देते हैं। एक्चुअली मतलब ये बहुत ही ये बर्निंग टॉपिक हो जाता है वैसे भी, जब जैसे फॉर्म वॉर्म की डेट आने लगती है ना, तो स्टूडेंट थोड़ा परेशान हो जाते हैं। मेरे हिसाब से सर जो एक सिलेक्शन वाली स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, जो मैं हमेशा बताती हूँ, प्लस इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद से मैं कह भी सकती हूँ कि ना बच्चा जो है वो अगर पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पे ध्यान देना तो ही उसका नेट और जेआरएफ क्वालिफाई हो सकता है। एक पेपर पे ध्यान देना कि भाई हम तो सिर्फ पेपर 2 पढ़ेंगे या हम तो सिर्फ पेपर 1 पढ़ेंगे, कोई एक स्टैंडर्ड बुक खरीद के ले आएंगे मार्केट से, उससे पढ़ के हो जाएगा। मुझे लगता है सेल्फ स्टडी मुझे क्या लगता है ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, जो जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े भी हुए हैं। एक सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्लस आपके पास अच्छा कंटेंट होना चाहिए। जब ये दोनों चीजें कंबाइन होती है ना, तो एक अच्छा रिजल्ट आता है। प्लस स्टूडेंट्स को थोड़ा सा अपने लेवल पर पीवाईक्यूज वगैरह प्रैक्टिस करने अब तो शुरू कर देने चाहिए। अगर अभी तक वो पीवाईक्यूज भी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं ना, तो अब तो ये टाइम आ चुका है कि पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर लें, क्वेश्चंस मैक्सिमम लगाएं, क्योंकि अभी ना थ्योरी वेरी के चक्कर में पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। 2 महीने रह रहे हैं, सो इट्स बेटर कि वो ज्यादा से ज्यादा अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान दे, सेल्फ स्टडी पर ज्यादा ध्यान दे, और जितना क्वालिटेटिव कंटेंट हो सकता है उसको कंज्यूम करें। अब जो आपका दूसरा क्वेश्चन था एज लिमिट को लेके, एज लिमिट का सर ये है कि नेट के लिए तो आपका लाइफ टाइम वैलिडिटी है। आप चाहे कितने भी एज के हो जाओ, नेट के लिए तो आप क्वालिफाइड हो, नेट के लिए तो आप फॉर्म भर ही सकते हो। और जेआरएफ के लिए है एज लिमिट। जैसे अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी के लिए तो 30 इयर्स की एज लिमिट है। बाकी उसके अगर ऊपर हैं आप तो आप नहीं भर सकते हैं फॉर्म। और बाकी जो विमेन कैंडिडेट्स हैं या SC ST या OBC कैंडिडेट्स हैं, उनको 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिला हुआ है जेआरएफ में। तो वो 35 साल तक भी जेआरएफ का जो फॉर्म है जेआरएफ के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये दोनों डाउट्स आप अगर जो भी आपके हिसाब से स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं, तो आप उनको इस तरह से भी आप थोड़ा बहुत गाइड कर सकते हैं। तो बेसिकली आपने जो है ये दोनों सवालों के जवाब दे दिए। तो आपने बताए 2 मेजर पॉइंट्स बताए। पहले तो सेल्फ स्टडी करना है आपको, पीवाईक्यू पे काम करना, और बेसिक मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट जो है आपका कंटेंट आपका बहुत बेहतर होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो ये आपको चीजें पता लगी गई होंगी। तो बाकी आगे और चीजों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। हाल ही में क्या है कि स्टूडेंट्स की एक बात को लेकर के काफ़ी ज़्यादा क्वेरी आ रही है, और वो चीज़ ये है कि जैसे कि हमने देखा पीएचडी को लेकर के नए रूल्स आए हैं, ठीक है। तो उन रूल्स से रिलेटेड अब नेट के फॉर्म में क्या हमें कोई चेंज देखने के लिए मिलने वाला है, ठीक है। और दूसरी और एक क्वेरी हमें देखने को मिली है आजकल स्टूडेंट्स की तरफ से जो आ रही है कि सिलेबस में क्या कोई चेंज होने वाला है, और अगर सिलेबस में चेंज होगा तो कितना चेंज होने वाला है। तो ये दोनों क्वेश्चंस के बारे में मैं आज सॉल्व यहाँ पे स्टूडेंट्स की क्वेरी करना चाहूँगी। सबसे पहली बात तो पीएचडी रिलेटेड जो ये नया रूल है, इसमें आपको नेट के फॉर्म में क्या चेंज देखने के लिए मिलेगा। पहले आपके पास 2 कॉलम्स होते थे, एक नेट का कॉलम होता था, दूसरा जेआरएफ का कॉलम होता था। अब एक और कॉलम जो कि 3rd कॉलम होगा, वो पीएचडी का ऐड हो जाएगा फॉर्म के अंदर। अब इसकी वजह से क्या होगा, मान लीजिए कि आपका जेआरएफ हो जाता है, तो उस केस में आपका नेट भी हो जाएगा, और उसके साथ साथ पीएचडी के लिए आप क्वालिफाई भी हो जाओगे, ठीक है, एलिजिबल भी हो जाओगे। अगर मान लो कि आपका जेआरएफ नहीं हो पाता लेकिन नेट हो जाता है, तो उस केस में आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी क्वालिफाई हो जाओगे, और साथ ही साथ पीएचडी के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे। और अगर आपका नेट क्वालिफाई नहीं होता, तो उस केस में आप सिर्फ और सिर्फ पीएचडी के लिए क्वालिफाई होगे। तो ये है चेंज आपका पीएचडी रिलेटेड, ठीक है। अब उसके बाद जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको ये 3 बॉक्सेस पे टिक करना ही करना है, चाहे आपका प्लान पीएचडी करने का है या फिर नहीं है। ठीक हो गई, क्लियर हो गई ये बात। अब दूसरा क्या है क्वेरी बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स के अंदर, सिलेबस को रिलेटेड। तो आप एक चीज सोचो कि अगर जून 2024 के अटेम्प्ट के लिए सिलेबस में चेंज देना होता, तो वो आपको बहुत पहले दे दिया जा चुका होता, जनवरी या फिर दिसंबर के टाइम पे ही दिया जा चुका होता। तो अभी अगर हमारा सिलेबस में कोई चेंज होता भी है जून वाले अटेम्प्ट के लिए, तो वो सिर्फ 4 या 5% चेंज होने वाला है, इतना चेंज नहीं होने वाला है जिसके लिए स्टूडेंट्स को टेंशन लेने की जरूरत है। और दूसरी बात क्या है
कि आपका दिसंबर 2024 में सिलेबस का चेंज हो सकता है, लेकिन उसकी नोटिफिकेशन भी आपको वेल इन एडवांस मिलेगी। जो आपका ये वाला नोटिफिकेशन, जो आपका उसके बाद दिसंबर 2025 वाला नोटिफिकेशन आएगा, या दिसंबर से एटलीस्ट 6 महीने पहले आपको इस बात की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो उसके लिए भी स्टूडेंट्स को टेंशन लेने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। टेलीग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप के माध्यम से आप सभी लोगों ने मुझसे बहुत से सवाल पूछे। आइए मैं उन सवालों को जवाब दे देती हूँ। वैलिडिटी रिगार्डिंग डाउट्स बहुत स्टूडेंट्स के आ रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर नेट क्वालिफाई करके आप JRF अचीव कर लेते हैं तो उसकी वैलिडिटी 3 इयर्स रहती है। अगर आप नेट क्वालिफाई करते हैं सिर्फ, तो आपकी वैलिडिटी लाइफ टाइम रहेगी। और अगर आप नेट का एग्जाम देकर स्कोर लेकर फिर PhD का इंटरव्यू देते हैं तो वो वैलिडिटी सिर्फ 1 साल की रहती है, यानी कि रिजल्ट आने के 1 साल के विदिन आपको अपना PhD में एंट्रेंस लेना पड़ेगा, वरना आपका वो PhD वाला एंट्रेंस का विंडो क्लोज हो जाएगा। आई होप आप सबके डाउट्स आंसर हो गए होंगे। एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स के मन में बार बार आता है और काफ़ी ज़्यादा मुझे ये क्वेश्चंस कई बार देखने के लिए भी मिले कि मैम JRF की जो फेलोशिप है वो किसे मिलती है, कब मिलती है, कैसे मिलती है। तो चलिए जानते हैं कि JRF की जो फेलोशिप है वो कौन कौन अवेल कर सकता है, कब कर सकता है और कैसे कर सकता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि JRF की जो फेलोशिप है वो किसे मिलती है, किन स्टूडेंट्स को मिलती है और कैसे मिलती है। ठीक है, तो JRF की फेलोशिप के लिए आपके पास भाई JRF क्वालिफाई होना ज़रूरी है। दूसरा क्वेश्चन है कि JRF की जो फेलोशिप है वो कब मिलती है। तो देखो, JRF क्वालिफाई कर लेने से बस आपको JRF की जो फेलोशिप है वो नहीं मिलने वाली है। जी हाँ, JRF क्वालिफाई करने के बाद अगर आपको JRF की फेलोशिप चाहिए है तो उसके लिए आपको भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी में PhD में एनरोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका मतलब है कि मान लीजिए कि आपने जून 2024 का नेट JRF का एग्जाम दिया है और आपका JRF क्वालिफाई हो गया, आपके पास इसका सर्टिफिकेट भी है, लेकिन आप घर पर बैठे हुए हैं। अब आपको जो अमाउंट मिलने वाला है JRF फेलोशिप का वो घर पे बैठे हुए नहीं मिलेगा, आपको करना होगा PhD में एनरोल और तब जाकर के आपको JRF की फेलोशिप मिलेगी। यहीं से एक और क्वेश्चन निकलता है कि मैम JRF की जो फेलोशिप है उसका अमाउंट क्या है। तो JRF की फेलोशिप का जो अमाउंट है वो 37,000 पर मंथ है। इसके साथ ही साथ एक और कंफ्यूजन बच्चों में रहती है, खासतौर पर उन स्टूडेंट्स को जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं या फिर डीम टू बी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है। ये बात आप जान लीजिए कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में PhD में एनरोल्ड है, अगर आपका JRF क्वालिफाइड है और PhD में आप एनरोल्ड हो तो आपको 37,000 पर मंथ JRF की फेलोशिप मिलेगी ही मिलेगी। जून 2024 के UGC नेट के एग्जाम को लेकर के जो जितने डाउट्स थे उन डाउट्स पर आप लोगों को बहुत विस्तार से आंसर मिल ही गया होगा इस वीडियो के माध्यम से। अब आप लोगों के मन में एक प्रश्न और उठता है कि जून में जब हमारा नेट क्वालिफाई हो जाता है, हमारा JRF क्वालिफाई हो जाता है, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन क्या है। क्योंकि हमें केवल UGC नेट ही क्वालिफाई नहीं करना है, JRF ही क्वालिफाई नहीं करना है, उससे आगे बढ़ करके जब असिस्टेंट प्रोफेसर जो हमारा मुख्य लक्ष्य है, मेन टारगेट है, उसके लिए क्या क्या अवसर हमें 2024 में क्या क्या ऑप्शन हमें देखने को मिलते हैं। तो 2024 में आप लोगों को सबसे पहले यहां से शुरुआत करनी है कि ये चुनावी वर्ष है और चुनाव होकर के निपटे ही हैं। इसके बाद कुछ विधानसभाओं में भी चुनाव होने हैं। हरियाणा में चुनाव होना है, उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है और हिमाचल में भी जो है वो चुनाव की घोषणा होनी है। इसी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे राज्य हैं जहां पर चुनावों की घोषणा होनी है। तो उन चुनावों की घोषणा से पहले वो आप लोगों की वैकेंसी को लेकर के जरूर कोई नोटिफिकेशन निकाल करके और भर्ती तक की पूरी प्रक्रिया करेंगे। तो मैं आप लोगों को ना बड़े स्टेट से लेकर के, उत्तर से लेकर के दक्षिण भारत तक की पूरी यात्रा में कौन कौन से स्टेट में कितनी कितनी वैकेंसी को लेकर के जो जानकारियां अभी तक हैं या जो जानकारियां और देखने को मिलने वाली है, जिन पर हमें आंख रखनी है, वो पूरी की पूरी एक कैलकुलेशन बता देता हूं, जिसको लेकर के बहुत विस्तार से सेशंस भी मैंने हमारे चैनल पर किए हैं। आप लोग जाकर के देख भी सकते हैं वीडियो सेक्शन में। मैं बात करता हूं क्योंकि पूरे भारत का जो केंद्र माना जाता है, जो सबसे बड़ा स्टेट माना जाता है, वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एक नया आयोग भी बन गया है। नए आयोग के माध्यम से जो 2022 में वैकेंसी निकल गई थी, 1000 पदों पर लगभग वैकेंसी 2022 में निकली थी, उसके एग्जाम होना है जैसे ही चुनाव निपटेगा उसके तुरंत बाद।
तो इसमें तो खैर आप लोग तो नहीं आवेदन कर पाएंगे, लेकिन इस एग्जाम के तुरंत बाद आप लोगों को एक नया नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, जिसमें लगभग 1500 वैकेंसीज की जानकारी तो है। ये वैकेंसी का नंबर बढ़ भी सकता है। तो मैं आप लोगों को काउंटिंग बताता चलता हूं, जो अभी तक अधियाचन के माध्यम से या नोटिफिकेशंस के माध्यम से हमारे पास जानकारियां हैं। तो 1500 वैकेंसी आप लोगों के पास जो है वो उत्तर प्रदेश में हुई। उत्तराखंड में मैंने सेशन करके भी बताया था आप लोगों को कि अधियाचन गया हुआ है, 1200-1300 वैकेंसी का एक अधियाचन है, मतलब 1500 के आसपास का वैकेंसी का जो है अनुमान हमारा उत्तराखंड को लेकर के भी है। हरियाणा में 3600-3700 वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर की। ये इतना बड़ा नंबर है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, कोई टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी नहीं है, या ये कोई प्राइमरी की वैकेंसी नहीं है कि जहां 1,00,000-2 लाख वैकेंसी होती है। 3500, 3700-3800 वैकेंसी आप लोगों को एक राज्य में मिलना कितनी बड़ी बात है। और वो भी देखो, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक बात और बहुत बढ़िया है, आप चाहे महाराष्ट्र से हैं, चाहे बंगाल से हैं, पूरे भारत में किसी भी राज्य से हैं, किसी भी राज्य में आवेदन कर सकते हैं आप लोगों को एग्जाम देना है, इंटरव्यू होगा। अगर आप लोगों का रिटर्न एग्जाम अच्छा हो जाता है, क्योंकि आप लोगों ने जेआरएफ क्वालिफाई किया है या आप लोगों ने नेट क्वालिफाई किया है, तो एग्जाम आप लोगों का अच्छा होगा ही, तैयारी आप लोगों ने अच्छे की है। तो उत्तर प्रदेश हुआ लगभग 1500 वैकेंसी, हरियाणा हुआ लगभग 3700-3800 वैकेंसी। एक बड़ा नंबर जो है वो है बिहार का। बिहार में एस्टेट को लेकर के रूल जो है रेगुलेशन बन चुका है। उसकी घोषणा होनी थी चुनाव से पहले, पर वो चुनाव से पहले घोषणा नहीं हो सकी। अब चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद वहां विधानसभा चुनाव की भी बिगुल बजना ही है। तो उससे पहले सेट भी हो जाएगा, और सेट होने से पहले सेट के साथ साथ सेट का रिजल्ट बहुत स्पीड में अनाउंस होगा, और उसके तुरंत बाद आप लोगों को असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी भी देखने को मिलेगी। 4000 से 4200 का नंबर है वो भी अपने आप में। छत्तीसगढ़ का सेट जो है अनाउंस हो गया है, तो छत्तीसगढ़ में आप लोगों को सेट का मतलब ही यही है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये हुआ हमारा एक नंबर। तो इसके बाद आप लोगों को महाराष्ट्र में सेट हो चुका है, सेट का अनाउंस हो गया है और उसका एग्जाम होना है। तो महाराष्ट्र में आप लोगों को वैकेंसी देखने को मिलेगी। बंगाल में सेट हुआ था, बंगाल में इस लोकसभा चुनाव के बाद वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिलेगी। विधानसभा चुनाव से पहले नियुक्ति तक की पूरी प्रक्रिया देखने को मिलेगी। कर्नाटक में सेट अनाउंस हुआ है, तो कर्नाटक में आप लोगों को जो है ये जरूर देखने को मिलेगा। हालांकि उत्तराखंड में सेट हो गया है और उत्तराखंड की वैकेंसी तो आप लोगों को तुरंत ही देखने को मिलनी है। तो भाई मैं अगर ये पूरा का पूरा वैकेंसी का जो नंबर है ना, मोटा मोटा सा काउंट करता हूं, ये 15,000 से 20,000 के बीच का आंकड़ा बैठता है। अब देखो विद्यार्थियों, आप लोगों के मन में ना बहुत सारी ऐसे डाउट्स रहते होंगे। हम आप लोगों को ना बहुत साधारण भाषा में समझाना चाहते हैं। किसी भी स्टेट का सेट निकलता है, किसी भी स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी अनाउंस होती है, वहां आप लोग जरूर आवेदन करें। भले कोई कर्नाटक वाला है, उसे उत्तराखंड में जाके नौकरी नहीं करनी है, पर एग्जाम जरूर देने जाना। क्योंकि आप लोगों को जिस दिन आप लोग सिलेक्ट होंगे, जिस एग्जाम पर, जिस पोस्ट पर आप लोग सिलेक्ट होंगे, वहां का उस फाइनल जिस जगह आप लोग ज्वाइन करोगे, वहां तक पहुंचाने में आप लोगों का हर एक छोटे से छोटा एग्जाम जो आप लोगों ने दिया है पूरी मेहनत से, वो मददगार साबित होगा। ये बातें हो गई आप लोगों को कि ये वैकेंसीज अनाउंस होगी और इनके लिए आप लोग जो है सब जगह आवेदन करना है। इसके बाद एक बात और, बहुत सारे ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिनको लेकर के वैकेंसीज निकलती रहती हैं। अगर उनकी संख्या भी जोड़ेंगे तो ये भी अपने आप में एक बड़ा नंबर बैठता है। तो कहीं भी विश्वविद्यालय का लोकसभा चुनाव से, विधानसभा चुनाव से कोई लेना देना नहीं होता है। वहां वैकेंसीज निकलती रहती हैं। उसके लिए हम लोग अपने पूरे चैनल पर सब कुछ, सारे नोटिफिकेशन, सारी एलिजिबिलिटीज कवर करते हैं। एक बड़ी बात यह है, अगर आप लोगों ने मास्टर्स करने के बाद आपने ये जो नेट या फिर जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया है, तो आप कहीं भी, किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी लोक सेवा आयोग में, किसी भी तरह के असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आप लोग एलिजिबल हैं। जाइए, आवेदन कीजिए। बहुत शुभकामनाओं के साथ आप लोगों को, भविष्य के असिस्टेंट प्रोफेसर्स को आगे मैं एक बात और ये कहना चाहूंगा कि देखो, जागरूकता ही आप लोगों को आपका लक्ष्य दिलाएगी। जागरूक बने रहिएगा। हाँ, मन में आप लोगों के कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, तो उसके लिए हम हैं ही। प्रश्न छोड़िएगा, आंसर आप लोगों तक पहुंचेगा। नमस्ते। सो एवरीबॉडी, आपको अब इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब तो मिल ही चुके होंगे। फिर भी अगर आपको कोई और डाउट है तो कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी कमेंट करना ना भूलें। ऑल्सो आप हमारे किसी भी मेगा पैक में अगर एनरोल करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आपको सारी जानकारी इस दिए हुए नंबर पर मिल जाएगी। सी यू इन द बैचेस एवरीवन।